हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात की है, तो इसको समझने के लिए आपको उसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आप इसके पहले का एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट ईटन, माइस्थीनिया सिंड्रोम की बात करेंगे और कुछ ड्रग्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी कि ग्रेविस के नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही ग्रेव कंडीशन है। तो इस ऐसे पेशेंट की ऐसी ही कंडीशन होती है कि बहुत ज़्यादा इफोर्ट लगाने पर भी स्लाइड मूवमेंट कर पाता है, यानी उसकी मसल्स उसके नर्व की बात नहीं सुनती, यानी मोटर नर्व ऑर्डर करती हैं लेकिन मसल्स उसको फॉलो नहीं कर पाती। तो आखिर इसमें क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही एंटीबॉडीज बनाता है और वही एंटीबॉडीज ही कुछ विरुद्ध काम करती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं। ये हमारी नर्व है और नर्व से एक्शन पोटेंशियल हमारे नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। फिर नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर आगे केमिकल सिग्नल के रूप में इसी मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करता है और फिर ये केमिकल सिग्नल यहाँ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर कनेक्ट होकर फिर से हमारी स्केलेटल मसल्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो ये पूरी चेन होती है, राइट। यानी पहले नर्व में मैसेज आया इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, फिर साइनेप्स में मैसेज गया केमिकल सिग्नल के रूप में, और फिर स्केलेटल मसल्स को मैसेज पास हुआ ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सके, मसल का डिपोलराइजेशन हो सके। अब जिस पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें क्या होता है कि उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है और ये एंटीबॉडीज निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को से बाइंड होकर इसे ब्लॉक कर देती हैं, यानी नर्व में इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन भी ठीक से होगा, लेकिन यह एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर अपना काम नहीं कर पाएगा क्योंकि एंटीबॉडीज ने इसे ब्लॉक कर दिया है। तो अब क्या होगा कि जितना भी मैसेज आ रहा है लेकिन मसल्स को कोई मैसेज नहीं मिल रहा, तो मसल काम नहीं कर पा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर थोड़ा सा एसिटाइल कोलिन मसल तक पहुंचा पाते हैं और थोड़ा सा ही एक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ लिखा एसिटाइल कोलिन विल नॉट एबल टू बाइंड विद चैनल, इनफ एक्शन पोटेंशियल विल नॉट डेवलप, पर्सन नीड ग्रेट इफोर्ट टू प्रोड्यूस स्मॉल मूवमेंट। उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इफोर्ट लगाना होगा थोड़ी भी मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। द ग्रेट इफोर्ट प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड दिस विल एबल टू क्रिएट लिटिल मोटर एंड पोटेंशियल टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। ये हमारी स्केलेटल मसल्स की ये मोटर एंड प्लेट है और इसी को स्टिमुलेट करना होता है ताकि हम मसल में डिपोलराइजेशन पैदा कर सकें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ब्लॉक। ये हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस है। अब जो ड्रग आती है माइस्थीनिया ग्रेविस की, वो क्या काम करती है? तो जो माइस्थीनिया ग्रेविस की ड्रग है वो इस जंक्शन के बीच में बहुत सारा एसिटाइल कोलिन बढ़ा देती है कि चलो थोड़ा सा एसिटाइल कोलिन काम नहीं करेगा, लेकिन अगर एसिटाइल कोलिन की मात्रा कई गुना बढ़ा दी जाए तो फिर कुछ तो काम करेगा, तो मसल का एक्टिवेशन होगा। तो माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी में जो ड्रग दी जाती है उस ड्रग का पर्पज होता है इस साइनेप्टिक जंक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिटाइल कोलिन को बढ़ाना, यानी जितना नॉर्मली ज़रूरत होता है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं?
इसके लिए क्या करना होता है कि जब हमारी नर्व एसिटाइल कोलिन को रिलीज करती है तो जो ज़्यादा मात्रा में यानी अतिरिक्त मात्रा में एसिटाइल कोलिन होता है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैसे रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एसिटाइल एंड कोलिन। तो कोलिन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अंदर की ओर और एसीटेट को डिफ्यूज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस हमेशा चलता है कि हर बार जब नर्व ने एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया तो जो अतिरिक्त मात्रा में जो अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन है उसको रीअपटेक कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया एक एंजाइम के माध्यम से होती है। अगर हम उस एंजाइम को ब्लॉक कर दें और रीअपटेक रोक दें तो क्या होगा, तो यहीं पर ज़्यादा मात्रा में एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो हम वही करते हैं। तो एक मेडिसिन दी जाती है, ड्रग दी जाती है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को, जो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज ब्लॉकर का काम करती है। यानी एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज वो एंजाइम है जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल एसिटाइल कोलिन का रीअपटेक करता है, यानी यहाँ से वापस इसे इसमें नर्व एंडिंग में, नर्व टर्मिनल में एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो अब ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और फिर वह स्केलेटल मसल्स में कि मोटर एंड प्लेट में एक्शन क्रिएट कर पाएगा, राइट, और मोटर एंड प्लेट डिपोलराइज हो सकेगी। तो इस तरह की कई ड्रग हैं जैसे कि नियोस्टिगमाइन, यह है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज ब्लॉकर है। ये माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को दी जाती है। अब माइस्थीनिया के नाम से मिलती जुलती एक दूसरी बीमारी है, अब हम उसकी बात करेंगे। इस बीमारी का नाम है लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम। दोनों का नाम मिलता जुलता है लेकिन दोनों अलग अलग हैं बीमारियां। दोनों ही बीमारियां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हैं, लेकिन यह अलग जगह प्रॉब्लम होने के कारण होती है और यह अलग जगह प्रॉब्लम होने के कारण होती है। चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ। माइस्थीनिया ग्रेविस का मुख्य कारण क्या है कि एक्शन पोटेंशियल आया, कि एक्शन पोटेंशियल तो ठीक से आया, एसिटाइल कोलिन का रिलीज भी हो गया, लेकिन अब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिसेप्टर पर अटैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है एंटीबॉडीज ने, जो हमारा ब्रेन खुद बना रहा है, हमारी इम्यून सिस्टम खुद बना रहा है। तो ये तो माइस्थीनिया ग्रेविस है। यानी माइस्थीनिया ग्रेविस वो बीमारी है जो साइनेप्स के बाद वाली मेम्ब्रेन यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण होती है। तो यहां पर हम एसिटाइल कोलिन बढ़ाकर इसे ठीक कर सकते हैं। अब ये दूसरी जो डिसीज है लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम, ये नर्व के अंदर की बात है। अभी हम नर्व के बाहर ही नहीं निकल पाए, मसल तक तो पहुंचना बहुत दूर है, ये नर्व तक की ही बात है। ये नर्व है, ये सेल बॉडी, ये नर्व का एक्सॉन और ये नर्व टर्मिनल। तो नर्व टर्मिनल में कैल्शियम चैनल्स पाए जाते हैं जिनके माध्यम से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है अंदर की ओर। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं होगा। जो वेसिकल है इसके अंदर पड़ा रहेगा, वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन पड़े रहेंगे और वो रिलीज नहीं होंगे अगर कैल्शियम अंदर नहीं आएगा। तो कैल्शियम हमारे नर्व के अंदर आता है और जैसे कैल्शियम
अंदर आता है तो एसिटाइल कोलिन नर्व की मेम्ब्रेन से चिपक जाता है। इन एसिटाइल कोलिन वाली वेसिकल यहाँ पर चिपक जाती है और यहाँ से फिर ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर देती है, राइट। लेकिन मानो कि अगर कैल्शियम अंदर आएगा ही नहीं तो वेसिकल एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगी नहीं। तो अब लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम नाम की बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाकर इस कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देता है और कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा तो फिर वही बात, कैल्शियम आएगा नहीं, एसिटाइल कोलिन ही सीक्रेट नहीं होगा तो फिर आप मोटर एंड प्लेट तक, मसल्स तक तो पहुंचने की बात ही नहीं आती है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में चैनल ब्लॉक होते हैं लेकिन 100% चैनल ब्लॉक नहीं होते, इसीलिए व्यक्ति कुछ मूवमेंट कर पाता है। तो आप देखेंगे कि माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट बहुत, यानी किसी भी चीज को जल्दी स्टार्ट करेगा फिर थक जाएगा, चलेगा तो फास्ट फास्ट चलेगा फिर थक जाएगा, खाना खाएगा तो फास्ट फास्ट खाएगा फिर थक जाएगा। तो माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट किसी भी चीज को तेज गति से प्रारंभ करता है और फिर वो स्लो हो जाता है, राइट। और हमने बात की कि हम एसिटाइल कोलिन बढ़ाकर इन व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरी ओर जब हम लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम की बात करते हैं तो व्यक्ति स्लो स्टार्ट करते हैं क्योंकि कैल्शियम ही नहीं है तो एसिटाइल कोलिन ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो काम करते हैं उनके कुछ कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो फास्टर हो जाते हैं, बाद में फास्टर हो जाते हैं। हालांकि दोनों ही न्यूरोमस्कुलर डिसीज है, राइट, लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस एक ज्यादा गंभीर बीमारी है। तो हमने समझ लिया कि ये हमारी नर्व और ये हमारा साइनेप्स, ये हमारी मसल। तो जो बीमारी यहीं पर सीमित रह गई नर्व तक, यानी नर्व में ही हमारा कैल्शियम इंटर नहीं कर पा रहा है, उसे कहते हैं लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम। और जहां यहां पर सब ठीक चलता रहा, एसिटाइल कोलिन भी ठीक सीक्रेट हो गया, लेकिन अब यहाँ पर मोटर एंड प्लेट पर एसिटाइल कोलिन जुड़ नहीं पाया तो इसे कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। तो एक पहले की बीमारी है और एक बाद की बीमारी है। अब हम बात कर रहे हैं, एक ड्रग आती है जिसे हम कहते हैं हेमीकोलिनियम। ऐसी कई सारी ड्रग होती हैं जिसका हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रयोग करके डिजायर रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले समझा था कि ये हमारी नर्व है और नर्व का ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, फिर ये साइनेप्स है और ये स्केलेटल मसल है। तो नर्व, ये जो नर्व टर्मिनल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहां पर कोलिन रिसेप्टर पाए जाते हैं। तभी तो ये अतिरिक्त मात्रा में जो एसिटाइल कोलिन होता है उसमें से कोलिन को रीअपटेक कर लेते हैं, इसीलिए ये कोलिन रिसेप्टर पाए जाते हैं। यानी कोलिन रिसेप्टर का काम है कोलिन को रीअपटेक करना, अपटेक करना, ताकि कोलिन को अंदर भेजकर वापस नया एसिटाइल कोलिन बनाया जा सके। अगर आप इसे ब्लॉक कर दो तो कोलिन का अपटेक नहीं हो पाएगा। तो हेमीकोलिनियम एक ऐसी ड्रग होती है जो दी ड्रग बाइंड विद कोलिन रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक अपटेक ऑफ कोलिन। अब आप समझिए कि अगर कोलिन कम हो गया तो एसिटाइल कोलिन कम बनेगा और एसिटाइल कोलिन कम बनेगा तो कम रिलीज होगा, तो आगे मोटर एंड प्लेट का डिपोलराइजेशन भी कम होगा, यानी व्यक्ति फिर से स्लो मोड में चला जाएगा। तो हेमीकोलिनियम ड्रग भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर काम करती है और स्केलेटल मसल्स में वीकनेस पैदा करती है। तो फिर हमने समझ लिया हेमीकोलिनियम यानी जो किसे ब्लॉक करती है,
जो ये कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अब अगली एक ड्रग की हम बात करते हैं, यह है बेसामीकॉल। हर ड्रग अलग अलग जगह काम करती है। अब हम देखें ये कहाँ काम करती है। ये हमारी नर्व है, ये नर्व का टर्मिनल है, और ये हमारा पाउच है जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन भरे पड़े रहते हैं। इसे बेसिकल कहते हैं। ये बेसिकल शुरुआत में खाली होता है, पर जैसे जैसे कोलिन का अपटेक होता रहता है और उसे नया 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 एसिटाइल कोलिन बनकर अंदर जमा होता रहता है। तो पहले ये बेसिकल खाली पड़े रहते हैं या इसमें कम मात्रा में एसिटाइल कोलिन होता है। जितना ज़्यादा अपटेक होगा फिर उतना बढ़ता जाएगा। तो फिर हमारी ये बेसिकल एसिटाइल कोलिन के भरे हुए ऐसे गुच्छे हो जाते हैं। तो जब एसिटाइल कोलिन, जैसे कोलिन हमारी सेल ये नर्व टर्मिनल के अंदर आता है, तो ये इस बेसिकल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब आप इसी को ब्लॉक कर दो, इसी के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दो, इसको ब्लॉक कर दो, तो कोलिन अंदर इंटर नहीं हो पाएगा। तो ये ड्रग करती है, ड्रग बेसामीकॉल, ये क्या करती है कि बेसिकल को ही ब्लॉक कर देती है कि अब आप कोलिन ही इंटर नहीं कर पाओगे। तो कोलिन का जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, और इसमें जब कोलिन की मात्रा घट जाती है तो बेसिकल पर्याप्त मात्रा में कोलिन रिलीज नहीं कर पाती, पर्याप्त मात्रा में एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं कर पाती। फिर से वही बात कि एसिटाइल कोलिन की कमी होगी। तो हमने देखा कि दिस ड्रग बाइंड विद बेसिकल, ये बेसिकल से बाइंड हो गई, बेसामिक, इसीलिए नाम है बेसामीकॉल, यानी बेसिकल से बाइंड हो गई। एंड नॉट अलाउइंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटाइल कोलिन इनटू द वेसिकल। तो बस फिर से वही बात, एसिटाइल कोलिन की कमी हो गई, आगे कम मात्रा में एसिटाइल कोलिन पहुंचेगा, मोटर एंड प्लेट का ठीक से स्टिमुलेशन नहीं हो पाएगा, फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट ईटन, माइस्थीनिया सिंड्रोम। इन पेशेंट्स में जो मसल्स की कमजोरी और काफ़ी एफर्ट करने पर भी थोड़ी सी मसल की मूवमेंट होती है, इन ड्रग से भी वही होगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही एक टॉक्सिन है जिसे कहते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन। आपने सुना होगा कि ऐसे कई ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जिसमें बोटुलिनम टॉक्सिन का प्रयोग करते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन जब बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी को फ्लॉपी बना देता है, फ्लैसिड बना देता है, लुंज-पुंज बना देता है, यानी बॉडी लटक सी जाती है। क्योंकि यह जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में एक पैरालिसिस कर देता है, जिसे कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। ये फ्लैसिड पैरालिसिस यानी आपके अंग लुंज-पुंज हो जाते हैं। तो बोटुलिनम टॉक्सिन ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी ये प्रोटीन को पचा देता है। तो जब यह हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जैसे किसी ने हनी का सेवन किया और हनी में बोटुलिनम टॉक्सिन उत्पन्न हो गया, या किसी ने कोई कैंड जूस पिया, पैक्ड जूस आते हैं और उसके अंदर ये एनारोबिक बोटुलिनम टॉक्सिन्स की ग्रोथ हो गई और इसकी बॉडी में पहुंच गया, तो ब्लड के माध्यम से नर्व एंडिंग में जाएगा और ये भी कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पर ये पहुंच जाएगा, यानी ये हमारी नर्व एंडिंग में पहुंच जाएगा। अब ये क्या करेगा, देखिए ये भी क्या करेगा। अब ये रहा हमारा बेसिकल, तो हम बेसिकल के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है और हमारी ये नर्व एंडिंग की ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर भी एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। ये प्रोटीन की लेयर और ये प्रोटीन की लेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो ये दोनों लेयर आपस में जुड़ जाती हैं और एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है। एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने के लिए ये दोनों प्रोटीन की लेयर का होना जरूरी है, तभी ये बेसिकल यहाँ से अटैच हो पाता है।
अगर आपने इसमें से इस प्रोटीन को डीजनरेट कर दिया, कुछ भी करके अगर ये प्रोटीन यहाँ से खत्म हो गया, तो वेसिकल में कितना भी एसिटाइल कोलिन पड़ा रहे, लेकिन ये आगे यहाँ से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये फ्यूज नहीं हो पाएगा, तो एसिटाइल कोलिन को रिलीज भी नहीं कर पाएगा। तो इन प्रोटीन को क्या कहते हैं? जो प्रोटीन हमारे वेसिकल से अटैच रहता है इसे कहते हैं साइनेप्टोब्रेविन, ये प्रोटीन का नाम है। और जो प्रोटीन ये मेम्ब्रेन से अटैच होता है इसे कहते हैं सिंटैक्सिन, राइट। तो बोtulinum टॉक्सिन क्या करता है? ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो बोtulinum टॉक्सिन डाइजेस्ट साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन। और फिर क्या होगा? जब वेसिकल अटैच ही नहीं हो पाएगी, वेसिकल विल नॉट एबल टू फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। और जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो मसल की मूवमेंट नहीं होगी, मसल पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो पैरालिसिस का मतलब ये है कि आप हाथ को उठाना चाहते हो लेकिन आप उठा नहीं सकते हो, क्योंकि ब्रेन से आपका ब्रेन ऑर्डर दे रहा है हाथ उठाओ, लेकिन आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं और हाथ आपका लटका हुआ है। तो ये आपकी, इसे कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। ये बोtulinum टॉक्सिन के कारण होती है। तो इन प्रोटीन्स के डाइजेस्ट हो जाने के कारण, क्योंकि बोtulinum टॉक्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और बोtulinum टॉक्सिन इसलिए भी खतरनाक है कि और भी हमारे कई सारे एंजाइम्स सब प्रोटीन के ही बने होते हैं, और बोtulinum टॉक्सिन प्रोटीन को ही पचा देता है। अब हम अगली बात करेंगे। अब हम एक अगली ड्रग की बात करेंगे। इस ड्रग का नाम है क्यूरारी। डॉक्टर इसका प्रयोग काफी पहले करते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए। जैसे एनेस्थीसिया भी दिया जाता है तो हमें पता है कि एक टेम्परेरी एक पैरालिसिस उस पार्ट की क्रिएट की जाती है ताकि व्यक्ति को कुछ भी एहसास ना हो। तो इस क्यूरारी नाम की ड्रग का प्रयोग एनेस्थीसिया में किया जाता रहा है, और कई सारे ट्राइब्स वगैरह आदिवासी लोग इसी ड्रग का प्रयोग हंटिंग में भी करते रहे, एरो हंटिंग में। जैसे उन्होंने एरो के आगे ये क्यूरारी वाला टॉक्सिन लगा दिया, और जिसको भी मारा, एनिमल को मारा या ह्यूमन को मारा, और उस व्यक्ति को पैरालिसिस हो गई। वो मरेगा नहीं, पैरालिसिस हो जाएगी। उसको पकड़ लिया, उठा लिया, क्योंकि ना तो चल पाएगा ना कुछ कर पाएगा वो। तो क्यूरारी कैसे करती है ये, राइट, कैसे करती है? इतना ही नहीं, कई आदिवासी लोग तो इसी क्यूरारी को थोड़ा पानी के पौंड में डाल दिया, तो इन्होंने इस टॉक्सिन्स को एरो हंटिंग में तो किया, लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मछली पकड़ने के लिए ये पानी में डाल दिया। तो मछलियां पैरालाइज जो कि ऊपर तैरने लगती हैं, फिर उन्हें पकड़ लेते हैं लोग। तो ये क्यूरारी है, ये एक तरह का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। क्या करता है? ये नर्व है, और ये नर्व टर्मिनल है। चलो, नर्व से एक्शन पोटेंशियल ठीक से आया, एसिटाइल कोलिन का रिलीज भी ठीक से हुआ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नर्व से एक्शन पोटेंशियल भी आया और एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन भी हुआ, लेकिन एसिटाइल कोलिन जहां अटैच होता है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर, उसको ही इसने ब्लॉक कर दिया। तो एक्शन पोटेंशियल भी आता है, एसिटाइल कोलिन भी आता है, लेकिन हमारी मसल में डिपोलराइजेशन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, और ये पैरालिसिस पैदा कर देता है। तो क्यूरारी को भी कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग। अब हम अगली ड्रग की बात करेंगे जिसका नाम है सक्सिनाइल कोलिन। तो सक्सिनाइल कोलिन का भी प्रयोग एनेस्थीसिया में किया जाता है। ये एक अलग मेथड पर काम करती है। इसका मेथड ये है कि आप ओवर स्टिमुलेशन पैदा कर दो, यानी हमारी जो मोटर एंड प्लेट है इस पर ओवर स्टिमुलेशन पैदा कर दो। यहाँ पर
बोल्टेड गेटेड सोडियम चैनल पाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं। तो जब आप जरूरत से ज़्यादा स्टिमुलेशन करते हैं, यानी इन सारे चैनल्स का ओवर स्टिमुलेशन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपोलराइजेशन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को बढ़ाते जाते हो तो हमारे बॉडी का एक फिनोमेना है, अगर आपने चीज़ को ओवर कर दिया तो वो चीज़ इनएक्टिव हो जाती है। जनरली सोडियम चैनल्स का, वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल का ये काम है कि सोडियम की जैसी एंट्री होगी तो ये मसल को डिपोलराइज कर देगा। तो अभी हमने इसमें ड्रग के कारण, सक्सीनाइलकोलिन के कारण हमने ओवर स्टिमुलेशन कर दिया, और वो भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओवर स्टिमुलेट हो गए और ड्यू टू द ओवर स्टिमुलेशन वो इनएक्टिव हो गए, राइट। तो इसे भी हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, जिसका प्रयोग एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो हमने समझा माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। वो एक ऐसी बीमारी है जो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होती है। यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करके उसे नष्ट करता है। तो हमने बात की माइस्थीनिया ग्रेविस की। फिर हमने बात की लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम की। लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ही होता है, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं यहीं पर। तो कैल्शियम ही इंटर नहीं होता। कैल्शियम जब तक इंटर नहीं होगा तब तक बेसिकल से एसिटाइलकोलिन नहीं निकलेगा। फिर हमने हेमिकोलिनियम की बात की। हमने कहा कि हेमिकोलिनियम ने कोलिन का रीअपटेक बंद कर दिया। तो जब ज़्यादा मात्रा में कोलिन नहीं अपटेक होगा तो एसिटाइलकोलिन का बनना कम हो जाएगा, फिर कम बनेगा, कम सीक्रेट होगा, तो कम स्टिमुलेशन होगा। तो हेमिकोलिनियम ड्रग भी हमारी मसल्स की वीकनेस, पैरालिसिस ये सब करती है। फिर हमने बेसामिकोल की बात की। बेसामिकोल में अब बेसिकल को इनसर्कल कर लेगा, बेसिकल को ही इनसर्कल करके, और उसके अंदर एसिटाइलकोलिन को इंटर ही नहीं करने देगा। एसिटाइलकोलिन आसपास घूमता रहेगा, इसके अंदर नहीं इंटर कर पाएगा। तो इसमें फिर एसिटाइलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और फिर से जब इसमें बेसिकल में एसिटाइलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो फिर से वही बात है कि एसिटाइलकोलिन कम सीक्रेट होगा और मोटर एंड प्लेट पर एक सही डिपोलराइजेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। फिर हमने बोटुलिनम टॉक्सिन की बात की कि बोटुलिनम टॉक्सिन इन दोनों प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि बोटुलिनम टॉक्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो साइनेप्टोब्रेविन जो बेसिकल पर होता है और सिंटैक्सिन जो नर्व एंडिंग के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होता है, इन दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो बेसिकल जुड़ेगा नहीं, एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होगा नहीं, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो हमने ये सारी डिसीज की बात की, और लास्ट में हमने बात की क्यूरारी की। क्यूरारी का प्रयोग कई आदिवासी लोग भी करते हैं, पहले एनेस्थीसिया के लिए भी किया जाता था। यह भी हमारे निकोटिनिक यानी मोटर एंड प्लेट मसल्स पर की मोटर एंड प्लेट पर पाए जाने वाले रिसेप्टर को, यानी निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और इससे फिर फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। और फिर हमने ये बात की ड्रग सक्सीनाइलकोलिन की, जो ओवर स्टिमुलेशन करके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देती है, और फिर ये मसल डिपोलराइज ही नहीं होती। तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। तो इस तरह से हमने बात की न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और इसके कारण होने वाली कई डिसीजेस की। थैंक यू सो मच।